नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आप सुन रहे हैं इंटेंस इमोशन से भरपूर कहानी है तुझे भी इजाज़त, कुछ नफरत और कुछ प्यार से भरी ये कहानी। आई एम श्योर पिछली कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर चैनल पर अपलोडेड कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अधीर भरी महफिल में आशना से शादी अनाउंस कर देता है। सिसोदिया और मित्तल परिवार दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। बड़ी मुश्किल से किसी तरह दोनों परिवारों की सहमति होती है। शारदा जी आशना को बड़े परिवार के नियम कायदे सिखाने के लिए उसे घर बुलाती हैं। वहीं अधीर और आशना अपने भविष्य के सपनों में खोए हैं। आशना शारदा निवास आती है। अब आगे। शारदा जी ने आशना को गुस्से से कहा, देख कर नहीं चल सकती क्या तुम, ऊपर क्या कर रही थी। अचानक अपने सामने शारदा जी को देखकर आशना ने डरते हुए कहा, वो मैं वॉशरूम गई थी। शारदा जी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें कोई काम भी करने की आदत है। कितनी बार तुम समझाए अपनी बेहुदा हरकतें बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम। सॉरी सासू माँ, आइंदा में ध्यान रखूंगी। अब तुम्हारा बिना शादी के यहीं रहने का इरादा है क्या। घर कब जाओगे अपने। जी मैं बस जा ही रही थी, कहते हुए आशना वहां से चली गई। उसे शारदा निवास से जाते देख शारदा जी मनी मन सोच रही थी, मैं तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर दूंगी कि तुम खुद अधीर से शादी करने से इनकार कर दोगी। अगले दिन सुबह आशना और सुमित्रा जी अपने घर की सफाई करने में लगे हुए थे। तभी दीदा ने आशना से कहा, अन्नू दरवाजे के बाहर धूल बहुत हो गई है, जाकर पानी डाल दे। वैसे भी कुछ दिन ही है तो तू यहाँ पर, फिर तो बड़े घर चली जाएगी, वहां तुझे इस तरीके के काम नहीं करने पड़ेंगे। कहते हुए दादी मुस्कुराने लगी, नहीं मैं तो वहां पर भी काम करूंगी। यह बोल आशना ने दरवाजा खोलकर बगैर बाहर देखे ही बाल्टी से पानी बाहर की ओर फेंक दिया। पानी फेंकने के बाद जैसे ही उसने अपने घर के दरवाजे पर देखा तो सामने शारदा जी खड़ी थी, जो पूरी तरीके से भीग चुकी थी। शारदा जी को देखकर आशना बहुत घबरा गई। शारदा जी उसे डांटते हुए बोली, तुम्हारे घर में मेहमानों का स्वागत ऐसे ही किया जाता है क्या। उसकी आवाज सुनकर सुमित्रा जी और दीदा भी बाहर आ गए। शारदा जी की हालत देखकर सुमित्रा जी घबराते हुए उनसे बोली, अंदर आइए, मैं आपको दूसरी साड़ी दे देती हूँ, आप पूरी तरह से भीग चुकी हैं। शारदा जी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं जो साड़ी पहनती हूँ वैसी साड़ी आप लोगों के पास होगी भी नहीं। ये सुन सुमित्रा जी ने बात संभालते हुए कहा, आइए ना बैठिए। शारदा जी भड़कते हुए बोली, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि सगाई की तारीख कल की निकली है, तो आप सभी 11 बजे तक शारदा निवास पहुंच जाइएगा। यह सुनकर सुमित्रा जी हड़बड़ा गई। उन्होंने शारदा जी से कहा, लेकिन इतनी जल्दी, मेरा कहने का मतलब है हमें भी तो तैयारी करनी होगी। सुमित्रा जी की बात सुनकर शारदा जी उसे घूरते हुए बोली, आप लोग 11 बजे पहुंच जाइएगा। यह कहकर मुड़ी थी कि दीदा ने उनसे कहा, अरे आप तो अब हमारी अन्नू की होने वाली सास हैं, हमें सेवा का मौका तो दीजिए, आइए ना बैठिए, सुमित्रा चाय बना कर ला। दीदा की बात सुनकर शारदा जी ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, सेवा तो आप लोगों से जरूर करवाऊंगी, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। कहते हुए शारदा जी बाहर चली गई। शारदा जी को बाहर जाते देख दीदा, सुमित्रा जी और आशना भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। उन सभी को बाहर खड़े देख शारदा जी ने अपनी गाड़ी में बैठते हुए कहा, टाइम का ध्यान रखिएगा, वैसे भी हमें लेट लतीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके पहले सुमित्रा कुछ कह पाती, शारदा जी ने अपने ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया और वह वहां से चली गई। शारदा जी मन ही मन सोच रही थी, अब तुम्हें पता लगेगा आशना कि चाल चलना किसे कहते हैं। और इधर शारदा जी के जाने के बाद सुमित्रा जी दीदा से बोली, हम इतनी जल्दी तैयारियां कैसे करेंगे। आप यकीन मानिए, मुझे शारदा जी को देखकर उस औरत की बार बार याद आ जाती है। सुमित्रा की बात सुनकर आशना ने सवालिया नजरों से सुमित्रा जी से पूछा, माँ कौन सी औरत। सुमित्रा जी आशना को कुछ बता पाती कि उसके पहले ही दीदा बीच में बोली, अनु जा जल्दी से जाकर बाबा को फोन करके बता दे कितनी सारी तैयारियां करनी है। हे बप्पा, सुमित्रा चल तू मेरे साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो जा। तभी आशना का फोन बजा। फोन अधीर का था। उसने फोन उठाते ही अधीर से कहा, मुझसे मिलने आओ यहाँ। अधीर की बात सुनकर आशना हड़बड़ाते हुए बोली, कैसे मिलने आ जाऊं, कल सगाई है हमारी, मुझे कितनी सारी तैयारियां करनी होंगी। वो सब मैं नहीं जानता, जल्दी ऑफिस के बाहर आकर मुझसे मिलो, तुमसे कुछ बात करनी है। कहकर अधीर ने फोन कट कर दिया। अब यहाँ आशना मनी मन सोच रही थी, बप्पा मेरी मदद करो, मुझे अधीर से मिलने जाना होगा वरना मुझसे नाराज हो जाएगा। पर यहाँ आई और दीदा से मैं क्या कहूँ। आशना मनी मन सोच रही थी कि तभी दीदा ने आशना से कहा, अन्नू कल तेरी सगाई होनी है, तो कल कौन सी ड्रेस पहनेगी, ट्राई तो कर ले। दीदा की बात सुनकर आशना सोचने लगी, मुझे अधीर से मिलने जाना है और यहाँ दीदा मुझे ड्रेस ट्राई करने को बोल रही है, अब मैं क्या करूँ बप्पा। फिर कुछ सोचकर आशना ने कहा, दीदा मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। कहते हुए आशना जल्दी से घर से बाहर निकल गई। उसके घर से जाने के बाद सुमित्रा जी ने दीदा से कहा, इस लड़की को हमेशा ही जल्दी रहती है। जवाब में दीदा भी मुस्कुरा दी। और यहाँ आशना अधीर से मिलने पहुंच गई थी। उसे देखकर अधीर ने कहा, कितना टाइम लगता है तुम्हें आने में।
ये सुन आशना बोली, मैं होने वाली दुल्हन हूँ, घर से निकलने के लिए ढेरों बहाने बनने पड़ते हैं मुझे, मुझसे मिलने के लिए बहाने क्यों बनाती हो? इस पर आशना हंसते हुए बोली, अरे तुमसे मिलने आना है, अगर ऐसा घर पर बोलूंगी तो दीदा और आई मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे शर्म आती है। कल हमारी सगाई हो जाएगी, उसके बाद मैं या तुम एक दूसरे से मिलने के लिए बहाने नहीं बनाएंगे और मैं हक से तुमसे मिलने आऊंगा। अधीर की बात सुनकर आशना शर्मा गई। वहां तो दोनों अपने आने वाले फ्यूचर के सपने संजोने में लगे हुए थे और यहाँ सुमित्रा जी आशना के लिए परेशान हो रही थी। उसने दीदा से कहा, आई आपको ऐसा नहीं लगता कि शारदा जी ने बहुत जल्दी सगाई की तारीख फिक्स कर दी? सुमित्रा की बात सुनकर दीदा उसे समझाते हुए बोली, आज नहीं तो कल हमें अन्नू की सगाई तो करनी ही थी। कोई बात नहीं, अगर सगाई कल है तो हम दोनों जल्द से जल्द तैयारियां कर लेंगे। उनकी बात सुनने के बाद भी सुमित्रा जी का मन आशना के लिए बेचैन था। अगले दिन सुबह शारदा निवास में अधीर की सगाई की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सारे मेहमान भी आ चुके थे। शारदा और सुदीप दोनों ही मेहमानों को अटेंड करने में बिजी थे और अविका पूजा पाठ की तैयारियां कर रही थी। इसी बीच शारदा जी की नज़र अविका पर पड़ी और उन्होंने उसे बुलाकर डांटते हुए कहा, आज तुम्हारे देवर की सगाई है और तुमने एक ऐसी साड़ी पहन रखी है, इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं आई है। शारदा जी की बात सुनकर अविका डरते हुए बोली, आई क्या मैं साड़ी चेंज कर लूं? इस पर शारदा जी ने उसे घूरते हुए कहा, रहने दो, अगली बार से मुझसे पूछ कर ही साड़ी पहनना, समझी तुम? शारदा जी उसे डांट ही रही थी कि इसी बीच सुमित्रा जी और मनीष जी शारदा निवास पहुंच गए। उनके साथ दीदा, आशना और कुछ मेहमान भी थे। शारदा जी की नज़र सुमित्रा जी और मनीष जी पर पड़ चुकी थी, लेकिन उसने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। तभी दीदा ने मनीष जी और सुमित्रा जी से कहा, शायद हमें अब तक अंदर आते हुए किसी ने नहीं देखा है। मनीष जी कुछ कह पाता उससे पहले ही अधीर ने आकर मनीष जी, सुमित्रा जी और सारे मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा, आइए ना, आप लोगों का ही इंतजार था। तभी अधीर की नज़र आशना पर पड़ी। आशना ने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, साथ में मैचिंग झुमके, माथे पर बिंदी और आंखों में काजल। उन सब के साथ आशना किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अधीर उसे देखता ही रह गया। इतने में सुदीप की नज़र मनीष और सुमित्रा जी पर पड़ी। उसने उनके पास जाकर कहा, स्वागत है आप सभी का, आइए मनीष जी, मैं आपको मेहमानों से मिलवाता हूँ। शारदा, सुमित्रा जी और दीदा का परिचय सारे मेहमानों से करवाओ, कहते हुए सुदीप जी मनीष जी को लेकर वहां से चले गए और वहां अधीर की नज़रें आशना पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शारदा जी दीदा और सुमित्रा के पास आकर दीदा को देखते हुए बोली, आपने जो साड़ी पहन रखी है बहुत सुंदर लग रही है आप पर। यह सुनकर दीदा और सुमित्रा जी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। तभी शारदा ने उन्हें नीचे दिखाते हुए कहा, सेल में खरीदी ना ये साड़ी आप लोगों ने? मेरी काम वाली भाई बता रही थी कि बहुत अच्छी सेल चल रही है, उसने भी ऐसी ही साड़ी ली है, दिखाई थी उसने मुझे। यह बोलकर वो उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी और फिर वहां से चली गई। शारदा जी की बातें सुनकर दीदा और सुमित्रा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसी बीच सुदीप जी ने शारदा जी के पास आकर कहा, शारदा, आशना को पूजा में बैठाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। सुदीप की बात सुनकर शारदा ने हाँ में सिर हिला दिया और आशना के पास गई और जाकर बहुत रूडली उससे बोला, चलो बैठो पूजा में। शारदा का बर्ताव आशना और उसके घर वालों के साथ बहुत ही खराब था। उसकी बात सुनकर आशना जी सासू माँ कहकर पूजा में बैठ गई। उसके साथ पूजा में अधीर भी बैठा था। फिर सुदीप ने सारे मेहमानों को भी पूजा में बैठने को कहा और वहां मौजूद सारे गेस्ट भी पूजा में बैठ गए। इसी बीच शारदा ने मनीष जी और सुमित्रा की ओर देखते हुए कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि सास ससुर अपने होने वाले दामाद के पैर धोते हैं, चलिए आप लोग भी अपने दामाद के पैर धो लीजिए, वैसे भी ऐसा दामाद नसीब वालों को मिलता है। शारदा जी की बात सुनकर मनीष जी और सुमित्रा जी एक दूसरे की ओर देखने लग गए। फिर सुमित्रा जी बोली, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं होता, दामाद तो बेटे की तरह होता है। सुमित्रा की बात सुनकर शारदा ने ऊंची आवाज में कहा, ये लो, इन्हें इतना अच्छा दामाद मिल रहा है और ये लोग रीति रिवाजों में भी आनाकानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर आशना को भी अच्छा नहीं लगा और उसकी बात बीच में ही काटकर आशना ने अधीर को और देखते हुए कहा, हमारे यहाँ से कोई रिवाज नहीं है, मेरे आई बाबा तुम्हारे पैर धोएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आशना की बात सुनकर अधीर ने सबसे कहा, अब ये रिवाज नहीं होगा। अधीर की बात सुनकर शारदा जी अधीर को गुस्से से घूरते बोली, देखो रीति रिवाज के भी बच्चे नहीं बोला करते। यह सुन अधीर ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने एक बार कह दिया ना कि ये पैर धोने का रिवाज नहीं होगा तो बस नहीं होगा। उसे गुस्से में घूरते हुए शारदा जी चुप हो गई। तभी अविका ने सभी के बीच कहा, आशना अभी घर में आई भी नहीं है कि अपना हुक्म चलाना चालू कर दिया है इसने। तभी सबको शांत करते हुए सुदीप जी ने पंडित जी से कहा, अगर आशना को यह रस्म नहीं पसंद तो पंडित जी यह रस्म नहीं होगी। सुदीप की बात सुनकर अविका चुप हो गई। अब कन्या अपने कपड़े बदल कर आए, जो कपड़े ससुराल से मिले हैं वही कपड़े कन्या को पहनने होंगे। पंडित जी की बात सुनकर शारदा ने अविका से कहा, जाओ मैंने जो महंगी साड़ियाँ मंगवाई हैं लेकर आओ, मुझे आशना को देनी है। कहते हुए
शारदा घमंड से आशना की तरफ देख रही थी। यह देखकर मनीष जी और सुमित्रा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद अबिका ने शारदा के हाथों में साड़ी के पैकेट लाकर पकड़ा दिए और शारदा जी आशना को घूरते हुए बोली, ये ले लो आशना, बहुत महंगी साड़ी है, जाओ जाकर चेंज कर लो। अबिका आशना को तैयार करके लाओ, कहते हुए शारदा जी ने आशना को साड़ी पकड़ा दी। जी आई बोलकर अबिका आशना को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई। आशना तुम यहाँ रेडी हो जाओ, मुझे पूजा में जाना पड़ेगा, ये बोल अबिका आशना को कमरे में छोड़कर पूजा में चली गई। आशना दूसरी साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आ ही रही थी कि कमरे के ठीक बाहर खड़े अधीर ने आशना का हाथ पकड़ लिया। अधीर को सामने देखकर आशना हड़बड़ा कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अधीर शरारत भरी नजरों से बोला, मैं अपनी होने वाली दुल्हन को सबसे पहले देखना चाहता था, इसलिए काफी देर से कमरे के बाहर ही खड़ा था। यह सुनकर आशना शर्मा गई। इतने में शारदा जी की नजर कमरे के बाहर बात करते अधीर और आशना पर पड़ी। उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा, अंगूठी पहनाने का मुहूर्त हो चुका है, अगर बातें खत्म हो गई हो तो आकर एक दूसरे को अंगूठी भी पहना लो। शारदा जी की आवाज सुनकर आशना हड़बड़ाकर वहां से चली गई और उसके पीछे अधीर भी वापस आकर पूजा में बैठ गया। जैसे ही आशना और अधीर पूजा में वापस आए, शारदा जी ने उन्हें गुस्से से घूर कर देखा। तभी पंडित जी ने कहा, अब रस्म के मुताबिक लड़की लड़के को अंगूठी पहनाएगी। यह सुनकर सुमित्रा जी ने अपने पास रखी अंगूठी आशना को देते हुए कहा, ले अन्नू, ये इसे अधीर को पहना दे। आशना सुमित्रा जी के हाथ से वो अंगूठी ले पाती उससे पहले अंगूठी शारदा जी ने अपने हाथों में लेकर उसे देखते हुए कहा, हमने तो हीरे की अंगूठी बनवाई है आशना के लिए। शारदा जी की बात सुनकर दीदा उससे बोली, ये अंगूठी भी असली सोने की कीमती अंगूठी है। दीदा की बात सुनकर शारदा जी ने अंगूठी आशना को दे दी। आशना ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए अधीर को अंगूठी पहनाई। फिर शारदा जी ने अधीर के हाथ में अंगूठी देते हुए कहा, ये लो, असली हीरे की अंगूठी है, पहना दो आशना को। शारदा जी की बात सुनकर पहले अधीर ने घूर कर शारदा जी को देखा और उनसे अंगूठी लेकर आशना को पहना दिया। सगाई की रस्म हो जाने के बाद सुमित्रा जी, मनीष जी ने शारदा जी और सुदीप जी के पास जाकर उन्हें कपड़े दिए जो वो उनके लिए लेकर आए थे। शारदा जी ने सुमित्रा से साड़ी ली और साइड में जाकर उस साड़ी में छेद बना दिया और सभी मेहमानों के बीच आकर ऊंची आवाज में सुमित्रा जी से बोली, ये कैसी साड़ी लाकर दी है आपने मुझे? कौन सी सस्ती सेल से साड़ी उठाकर लाई हैं आप? देखिए, इसमें तो छेद है। साड़ी में बने छेद की ओर इशारा करते हुए शारदा जी ने कहा और सभी के बीच में साड़ी जमीन पर फेंक दी। उसे गुस्से में देखकर सुमित्रा जी बोली, शारदा जी, मैंने तो चेक करके साड़ी खरीदी थी। सुमित्रा की बात सुनकर शारदा जी और भड़कते हुए बोली, तो आप कहना क्या चाहती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? इस पर सुमित्रा जी ने उनसे कहा, नहीं शारदा जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। ये कहकर सुमित्रा जी चुपचाप खड़ी हो गई। अपने आई बाबा को परेशान देखकर आशना ने शारदा जी से कहा, मेरी आई कभी झूठ नहीं बोलती, यहाँ आने के पहले तक तो साड़ी में कोई डिफेक्ट नहीं था। यह सुन शारदा जी और तमतमा गई और आशना से बोली, तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारी आई सच बोलती है और मैं झूठ बोलती हूँ? ये बात सुनकर आशना बोली, सासू माँ, मेरा यकीन कीजिए, मेरी आई और मैं खुद ही ये साड़ी लेकर आए थे। इसी बीच बात बढ़ते देखकर मनीष जी और सुमित्रा जी ने आशना को चुप होने का इशारा किया। सुमित्रा जी शारदा जी के पास जाकर बोली, हम आपको आपकी पसंद की साड़ी दिलवा देंगे, आप चलिए हमारे साथ। यह बात सुनकर शारदा जी को और गुस्सा आ गया और वो सुमित्रा जी से बोली, मेरे पास साड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी समधन को ऐसी साड़ी देंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सुदीप ने बात बढ़ती देख बात संभालते हुए सारे मेहमानों से कहा, प्लीज आप सभी चलिए, खाना लग चुका है। और मनीष जी के पास आकर उनसे कहा, शादी ब्याह में सब कुछ तो होता रहता है, चलिए खाना खा लीजिए। ये कहकर सुदीप जी मनीष जी को अपने साथ लेकर चले गए। शारदा सुमित्रा जी और आशना को घूरती हुई वहां से चली गई। सुमित्रा के साथ दीदा भी मौजूद थी। अधीर ने सुमित्रा जी के पास आकर कहा, चलिए खाना खा लीजिए। अधीर को देखकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा ने उनसे कहा, शारदा जी की साड़ी में कोई छेद नहीं था, हम देखकर लाए थे। सुमित्रा की बात सुनकर अधीर उन्हें समझाते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आई को समझा दूंगा, चलिए चलकर आप दोनों खाना खा लीजिए। सुमित्रा जी उससे बोली, हमें भूख नहीं है। इस पर अधीर बड़े प्यार से उन्हें बोला, मेरी खुशी की खातिर खा लीजिए प्लीज। अधीर की बात सुनकर सुमित्रा जी ने दीदा की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया। फिर ठीक है कहकर सुमित्रा जी और दीदा भी डिनर के लिए चले गए। उन्हें वहां से जाने के बाद अधीर आशना को ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। वो परेशान होकर घर में चारों तरफ उसे ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर घर में बने मंदिर पर पड़ी, जहां आशना गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने बैठकर रो रही थी। अधीर फौरन उसके पास गया। अधीर को सामने देखकर आशना बोली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरे आई बाबा का अपमान मेरी आंखों के सामने हुआ। उसकी बात सुनकर अधीर उसके करीब जाकर उसके आंसू पोंछने लगा और उसे समझाते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं घर पर सभी को अच्छे से समझा दूंगा, स्पेशली मिसेस शारदा मित्तल को।
अधीर की बात सुनकर आशना उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू सो मच मेरी फीलिंग समझने के लिए। अधीर और आशना की सारी बातें मंदिर के बाहर खड़ी शारदा जी सुन चुकी थी। देख, वो मन ही मन खुद से बोली, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, अब आगे आगे देखो आशना, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगी। सोचते हुए शारदा जी वहां से चली गई। अधीर ने आशना की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, चलो खाना खा लो। यह सुन आशना ने नाम में सर हिला दिया। अधीर ने उसे देखकर बड़े प्यार से कहा, मेरी खातिर प्लीज। फिर आशना भी मान गई और दोनों खाना खाने के लिए चले गए। जब अधीर और आशना हॉल में पहुंचे तब तक धीरे धीरे सारे मेहमान जा चुके थे। कुछ देर बाद मनीष जी और सुमित्रा जी भी सुदीप और शारदा जी से विदा लेकर अपने घर चले गए। अपने घर पहुंचकर आशना अपने बेडरूम में चली गई और बाहर हॉल में मनीष जी और सुमित्रा जी और दीदा बैठकर बातें कर रहे थे। सुमित्रा जी ने मनीष जी और दीदा से कहा, मुझे डर है कि शारदा जी मेरी अन्नू को बहुत परेशान करेंगी। सुमित्रा जी को परेशान देखकर मनीष जी ने उसे समझाते हुए कहा, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी अन्नू बहुत ही ज़्यादा जल्द शारदा जी को अपना बना लेंगी। दीदा भी सुमित्रा के करीब आकर बैठी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ मुझे भी यकीन है कि आशना वहां जाते ही शारदा को अपना बना लेगी। मनीष जी और दीदा की बात सुनकर सुमित्रा जी ने उन दोनों से कहा, पता नहीं क्यों मुझे शारदा जी में अन्नू के प्रति नफरत दिखाई देती है। सुमित्रा की बात सुनकर दीदा ने उसे फिर समझाया, गिन्नी के लिए परेशान मत हो, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है और गणपति बप्पा सब ठीक कर देंगे। इसी बीच आशना भी कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन उसे बाहर आते ही सुमित्रा ने नहीं देखा था। वो दीदा का हाथ पकड़ते हुए बोले, मुझे शारदा जी में उसी औरत की परछाई दिखती है जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। इससे पहले सुमित्रा कुछ और बोल पाती, मनीष ने बात बदलते हुए सुमित्रा से कहा, अब हमारी अन्नू कुछ ही दिन में अपने ससुराल चली जाएगी, और उसे अपनी आंखों से आशना की तरफ इशारा किया। लेकिन आशना सुमित्रा की बात सुन चुकी थी। वो सुमित्रा के पास आकर बोली, आई आप किस औरत की बात कर रही थी? उसे अपने सामने देखकर सुमित्रा जी हड़बड़ा गई। आशना ने सुमित्रा के पास बैठते हुए फिर से पूछा, आई बताइए ना, कौन थी वो औरत जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी? कुछ देर सुमित्रा जी चुप बैठी रही, फिर आशना की ओर देखते हुए बोली, वो औरत रिश्ते में मेरे पहले पति की माँ लगती थी। उसने मुझ पर बहुत जुल्म ढाए थे, यहाँ तक कि उस औरत ने मुझे मारने तक की कोशिश की थी। तेरे बाबा से ये मेरी पहली शादी नहीं है। उसके मुंह से यह बात सुनकर आशना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौंकते हुए बोली, आई आप क्या कह रही हैं? फिर उसने मनीष जी और दीदा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं अपने अतीत से निकलकर बाहर आ पाई हूँ तो सिर्फ तेरी दीदा और बाबा की वजह से, वरना पता नहीं वो औरत मेरा क्या हाल करती। आशना से बात करती हुई सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी माँ को रोते देख आशना भी रो पड़ी। दीदा ने सुमित्रा को रोते देख उसे संभालते हुए कहा, भूल जा तू उन कड़वी यादों को, देख अब तो बप्पा ने तेरे साथ सब ठीक कर दिया है ना। मनीष जी भी आशना की ओर देखते हुए बोले, हमें कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि तुझे ये सब बताने की, इसलिए हमने कभी तुझे सुमित्रा का अतीत बताया ही नहीं। फिर सुमित्रा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अनु उस औरत की परछाई मुझे हर दम शारदा जी में दिखाई देती है और मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। उसे परेशान देख आशना उसे समझाते हुए बोली, आई जिस तरह बाबा ने हमेशा आपका साथ दिया है, ठीक उसी तरह अधीर जी भी हमेशा मेरा साथ देंगे। मुझे उन पर पूरा यकीन है। मुझे डर है कहीं मेरा अतीत तेरा वर्तमान ना बन जाए। सुमित्रा की बात सुनकर मनीष बीच में ही बोल पड़ा, अन्नू के लिए ऐसी अशुभ बातें मत कहो सुमित्रा, सभी की जिंदगी अलग अलग होती है। मनीष की बात सुन वो चुप हो गई और इसी बीच आशना सुमित्रा जी को समझाते हुए बोली, आई मुझ पर यकीन रखिए, पापा सब ठीक कर देंगे। मेरे साथ आपके दिए हुए संस्कार हैं जो इतने हल्के नहीं हैं कि किसी के गुस्से के आगे पिघल जाए। आशना की बात सुनकर मनीष उसके पास गया। आज फिर से तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा, कहते उन्होंने आशना को गले से लगा लिया। यह देखकर सुमित्रा जी और दीदा भी मुस्कुरा दिए, लेकिन सुमित्रा अब भी सोच में डूबी हुई थी। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को, बप्पा मेरी बच्ची की रक्षा करना। और तभी आशना का मोबाइल बजा। फोन शारदा जी का था। आशना की फोन उठाते ही शारदा जी शुरू हुई, देखो अब अधीर से तुम्हारी सगाई हो चुकी है और तुम्हारी शादी को 9 दिन बाकी हैं। मैं तुम्हें शारदा निवास के सारे नियम कायदे बहुत अच्छे तरीके से समझा देना चाहती हूँ, इसलिए कल सुबह 11 बजे तुम शारदा निवास आ जाना। और हाँ, हमेशा की तरह लेट मत करना, किसी तरह के बहाने मत बनाना। यह कहकर शारदा जी ने फोन कट कर दिया। अगले दिन सुबह आशना जल्दी उठकर फटाफट तैयार हो गई, क्योंकि उसे टाइम से शारदा निवास जो जाना था। उसे सुबह इतनी जल्दी होते देखकर दीदा बोली, अन्नू तू कहीं जा रही है क्या? और बगैर आशना का जवाब सुने ही वो फिर से बोली, तेरे सारे कपड़े रेडी हो चुके हैं जो हमने टेलर के पास दिए थे, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कहकर दीदा तैयार होने चली गई और आशना मनी मन बड़बड़ाते हुए बोली, हे गणपति बप्पा प्लीज आज कोई गड़बड़ मत करवाना। इसी बीच दीदा भी तैयार होकर आ गई थी। आई हम लोग आते हैं, जाते हुए ऊंची आवाज में आशना ने सुमित्रा जी से कहा और दीदा के साथ ऑटो लेकर निकल गई। ऑटो में बैठकर आशना बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। उसे परेशान देख दीदा बोली, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं, तुझे 11 बजे जाना है ना।
दीदा की बात सुनकर आशना कुछ कह पाती उससे पहले आशना की नज़र रास्ते में फ्रूट मार्केट पर पड़ी, जहाँ एक लड़की फ्रूट्स खरीद रही थी। ये वही लड़की थी जिसे आशना देवी माँ के मंदिर में मिली थी। उसे देखते ही आशना ने ऑटो रुकवाया और दीदा से बोली, दीदा आप यहाँ बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। आशना की बात सुनकर दीदा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर आशना रोड की दूसरी साइड खड़ी हुई उस लड़की के पास पहुंची। आशना को देख वो लड़की भी बहुत खुश हुई और बोली, हाय, उस दिन मैं तुम्हें थैंक तो बोलना ही भूल गई थी। आशना उस लड़की से बोली, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने भी मुस्कुरा दिया। फिर आशना ने उस लड़की से कहा, आप कैसी हैं? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। आशना उस लड़की से कुछ और बात कर पाती कि तभी उसका मोबाइल बजा। ये जवानी है दीवानी फोन शारदा जी का था। फोन उठाकर आशना बोली, सासू माँ मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगी। आशना की बात सुनकर शारदा जी ने कहा, आ देर नहीं होनी चाहिए, और फोन कट कर दिया। आशना को फोन पर सासू माँ कहते उस लड़की ने सुन लिया था, इसलिए उसके फोन रखते ही उसने एक्साइटेड होकर आशना से पूछा, क्या तुम्हारी शादी तय हो गई? बधाई हो। आशना जवाब में बस मुस्कुरा दी। फिर कुछ सोचते हुए उस लड़की ने कहा, मेरे भाई की भी कल सगाई थी, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं अपने भाई की सगाई में भी नहीं आ पाई और अपनी होने वाली भाभी को भी नहीं देख सकी। कहते उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद सुनकर आशना उस लड़की को समझाते हुए बोली, आप किस जमाने में जी रही हैं? अपने हक के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए और अपने भाई की सगाई में तो जाना आपका हक है। जवाब में वो लड़की कुछ और कह पाती, इसके पहले ही दूसरी तरफ से दीदा ने आशना को आवाज़ लगाते हुए कहा, अब तुझे देरी नहीं हो रही क्या? दीदा की आवाज़ सुनकर आशना हड़बड़ाते हुए अपने पर्स से एक पेपर निकालकर उसमें अपना मोबाइल नंबर लिखा और पेपर उस लड़की को देते हुए उससे कहा, मेरी शादी में आपको ज़रूर आना है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर मिलते हैं, बाय। कहते हुए आशना वहाँ से चली गई। उसे जाते देख वो लड़की मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं क्यों ये लड़की बहुत अपनी सी लगने लगी है। और वहाँ आशना आज टाइम पर शारदा निवास पहुँच गई थी। उसने डोरबेल बजाई तो दरवाज़ा शारदा जी ने ही खोला। आशना को सामने देख उसने कहा, अंदर आ जाओ आशना। जैसे ही आशना शारदा निवास के अंदर गई, शारदा जी ने उससे कहा, किसी कारण तुम्हारी बड़ी ननद सगाई में नहीं आ पाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी ननद से मिलवाने के लिए आज यहाँ बुलाया है। कहते हुए शारदा जी ने आवाज़ लगाई, अदिति बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर जैसे ही अदिति बाहर आई तो उसकी नज़र आशना पर पड़ी। अदिति और आशना एक दूसरे को देखकर चौंक गए। क्यों अदिति? और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो आशना को देवी माँ के मंदिर में मिली थी। आशना अदिति को देखकर चौंकते हुए बोली, आप यहाँ? इसका मतलब अधीर आपका भाई है? आशना को देखकर वो भी हड़बड़ा गई। अदिति को देखकर शारदा जी ने उससे पूछा, तुम आशना को कैसे जानती हो? अदिति ने उनसे कुछ नहीं कहा और आशना का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले गई। वहां जाकर उसने आशना से कहा, मेरी आई को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। आशना उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन आपको अपनी आई को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि किस तरह आपकी सास आप पर जुल्म करती है। अदिति ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, मना किया ना तुम्हें कुछ भी कहने से, समझती क्यों नहीं तुम? उन दोनों को अकेले में बात करते देख शारदा भी उनके पास आकर खड़ी हो गई और अदिति को गुस्से में घूरते हुए बोली, तुम इस लड़की को कैसे जानती हो? उसे सामने देख आशना उससे बोली, ये मुझे देवी माँ के मंदिर में मिली थी और इनकी हालत बहुत खराब थी, इनकी सास इन पर बहुत जुल्म करती है। आशना की बात सुनकर शारदा जी अदिति को गुस्से से घूरने लगी। उसे गुस्से में देख वो भी घबरा गई। इसके पहले आशना कुछ और बोलती कि शारदा ने उससे कहा, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रसोई में जाओ और जाकर सभी के लिए शीरा बनाओ। उनको इस तरह से बात को बदलते देख आशना शॉक्ड थी। उसने एक नज़र अदिति की ओर देखा जो बहुत डरी हुई सी चुपचाप खड़ी थी। इसी बीच शारदा जी ने अविका को आवाज़ लगाई। जी आई कहते हुए अविका भाग कर आई। शारदा जी ने घूरते उससे कहा, जाओ जाकर आशना को रसोई के नियम कायदे सिखा दो और शीरा बनाने का सामान उसके सामने रख दो, पर खबरदार जो शीरा बनाने में उसकी कोई मदद की तो। जी ठीक है आई कहते हुए अविका आशना को अपने साथ रसोई में ले गई। रसोई में जाकर अविका ने उसके सामने शीरा बनाने के लिए सारा सामान रख दिया। उसने जानबूझकर चीनी की जगह नमक रख दिया था। वो आशना के पास आकर बोली, देखो शीरा बनाते समय रसोई बिल्कुल भी गंदी मत करना, आई को गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, समझी तुम? अविका की बात सुनकर आशना ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और कुछ ही देर में अविका रसोई से बाहर चली गई। आशना मनी मन खुद से बोली, बप्पा प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी, सासू माँ नाराज़ नहीं होनी चाहिए। बड़बड़ाते हुए शीरा बना रही थी। यहाँ हॉल में आशना और अविका के रसोई में चले जाने के बाद शारदा जी ने अदिति का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर उससे बोली, तुमने आशना को क्या बताया अपने बारे में? यह सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और शारदा जी से बोली, आई मुझे नहीं जाना उस घर में, बहुत जुल्म हो चुके मुझ पर, मैं अब और नहीं सह सकती आई। कहकर उसने देवी माँ के मंदिर में घटना और आशना से मुलाकात के बारे में शारदा जी को बता दिया।
उसकी बात सुनकर शारदा जी आग बबूला हो गई और उसे डांटते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति के घर की बात बाहर वालों को बताते हुए? अगर तेरे बाबा को ये बात पता लगेगी तो पता है तेरे बाबा कितना गुस्सा करेंगे। अपना घर बनाने के लिए हर औरत को सहना पड़ता है, समझी तू? और ये बात अब तू किसी से भी नहीं कहेगी। वो रोते हुए शारदा से बोली, आई मुझे बचा लीजिए, मेरी सास मुझे मार डालेगी। शारदा ने डांटते उससे कहा, मुंह बंद कर अपना। अपने घर की बात आशना को बताकर चैन नहीं पड़ा तुझे? यहाँ रसोई में आशना शीरा बना रही थी, उसने पहले कभी शीरा नहीं बनाया था। मनी मन उसने सोचा मैं इसे फ़ोन पर रेसिपी पूछ लेती हूँ। सोचकर उसने अपने फर्श से फ़ोन निकाला और सुमित्रा जी को फ़ोन लगा दिया। उन्होंने उसे फ़ोन पर रेसिपी बता दी। आशना से बात करने के बाद सुमित्रा जी कुछ परेशान हो गई थी। वो मनी मन सोच रही थी कि अन्नू ने कभी किचन में काम नहीं किया, पता नहीं अन्नू क्या करेगी। और यहाँ शारदा निवास में आशना का पूरा ध्यान अदिति पर ही था। वो सोच रही थी सासू माँ ने अदिति दीदी की बात क्यों नहीं सुनी कि तभी उसका हाथ जल गया और उसकी चीख निकल गई। उसी वक्त अधीर तैयार होकर अपने ऑफिस जा रहा था। आशना की चीख सुनकर वो भागता और रसोई में आया और उसे देखते ही बोला, रसोई में क्या कर रही हो? वो दर्द से कराते हुए बोली, सासू माँ ने मुझे बुलाया था, शीरा बना रही थी, मेरा हाथ जल गया। कहते हुए उसने अधीर को अपना हाथ दिखाया। उसका हाथ देखकर अधीर बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। अधीर उसे अपने रूम में ले गया और जल्दबाजी में वो गैस की फ्लेम बंद करना भूल गई थी। उसे अपने रूम में ले जाकर अधीर उसे दवाई लगा रहा था कि तभी शारदा जी की चिल्लाने की आवाज़ आई, गैस पर क्या चढ़ा है? जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? शारदा जी की आवाज़ सुन आशना हड़बड़ा गई और अधीर से बोली, मुझे लगता है मैं गैस की फ्लेम बंद करना भूल गई। वो अधीर से अपना हाथ छुड़ाकर रसोई की ओर भागी। अधीर भी उसके पीछे गया, जहाँ रसोई में पहले से ही शारदा जी मौजूद थी। उन्होंने गुस्से से उसको डांटते हुए कहा, मैंने तुम्हें शीरा बनाने को कहा था और गैस खुला छोड़कर तुम कहाँ गायब हो गई थी? आशना कुछ कह पाती कि उसके पहले ही अधीर ने शारदा जी को घूरते हुए कहा, आपको शीरा के जलने की चिंता है? एक बार भी आपने आशना से यह नहीं पूछा कि आशना गैस की फ्लेम चालू छोड़कर क्यों गई थी? ये बोल अधीर ने आशना का हाथ पकड़कर शारदा जी को दिखाते हुए कहा, शीरा मेरी गलती से जल गया, मैं ही आशना को जबरदस्ती दवाई लगाने के लिए रूम में लेकर गया था। अधीर को आशना का बचाव करते देखकर शारदा जी चुप हो गई। तभी आशना ने शारदा जी से कहा, सासू माँ, मेरा ध्यान अदिति दीदी के ऊपर ही लगा हुआ था, इस कारण शीरा बनाते समय मेरे हाथ जल गए। आशना के मुंह से अदिति दीदी का नाम सुनकर अधीर हैरान हो गया और आशना से बोला, अदिति दीदी, ताई घर आई हुई है, तुम अदिति ताई से कब मिली? अधीर सवालिया नजरों से शारदा जी और आशना को देख रहा था। फिर बिना कुछ सुने ही वो हॉल में जाकर अदिति को आवाज लगाने लगा, अदिति ताई कहाँ हो तुम? और मुझसे मिली भी नहीं। अधीर की आवाज़ सुनकर अदिति भागकर अपने रूम से बाहर आई। अधीर की आवाज़ सुनकर अभिनव और अबिका भी आ गए थे। शारदा जी और आशना पहले से ही वहाँ मौजूद थे। अदिति को देखकर अधीर उनके गले लग गया और अदिति से बोला, ताई कब आई तुम? और मुझसे बगैर मिले ही अपने रूम में भी चली गई। फिर अभिनव ने भी अदिति से कहा, हाँ अदिति, लगता है भाई लोगों को भूल गई हमारी प्यारी बहन। कहते उन्होंने भी अदिति को गले लगा लिया। इस बीच आशना बोली, अदिति दीदी की तबीयत बहुत खराब है, ये अपने ससुराल में खुश नहीं है और इनकी सास इन पर बहुत जुल्म करती है। आशना की बात सुनकर अदिति ने घबराते हुए शारदा की ओर देखा और वहां मौजूद अभिनव और अधीर हैरान होकर अदिति की ओर देख रहे थे। वहीं उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ी अदिति की सास सुन चुकी थी। अपनी सास को पीछे दरवाजे पर खड़े देख अदिति बहुत ज्यादा घबरा गई और आशना को डांटते हुए बोली, क्यों झूठ बोलती हो तुम? मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ, इसके पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। यह सुनकर आशना चौंक गई और उससे बोली, दीदी आपने भाई को सच बताइए जो आपने मुझे बताया था। आशना को अभी भी नहीं पता था कि अदिति की सास उसके पीछे खड़ी थी और आशना की बात सुनकर अदिति की सास का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अपनी सास को गुस्से में देखकर अदिति घबरा गई और उसने जोर से आशना को चिल्लाते हुए कहा, कितना झूठ बोलती हो तुम, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? इसी बीच अदिति ने अधीर के पास जाकर कहा, भाई मेरा यकीन करो, मैंने इस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है। ये सब देख अधीर और अभिनव शॉक्ड हो गए। शारदा गुस्से से आशना को देख रही थी, लेकिन फिर भी आशना ने अदिति के पास जाकर फिर से कहा, दीदी यह सभी आपके अपने हैं, सच बता दीजिए कि आपकी सास ने आपका अबॉर्शन करवाया था क्योंकि आप लड़की को जन्म देने वाली थी। इसके पहले अदिति कुछ कह पाती, तभी शारदा ने आशना को डांटते हुए कहा, अजीब बेशरम लड़की है, जब अदिति खुद बोल रही है कि उसे कोई परेशानी नहीं तो तुम क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई हो? इसी बीच अदिति की सास, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी होकर आशना की सारी बातें सुन चुकी थी, वो गुस्से से तमतमाती हुई सभी के बीच आकर खड़ी हो गई। उनको देख शारदा जी चौंकते हुए बोली, कौशल्या ताई आइए, बैठिए, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। अच्छा हुआ जो मुझे पता चल गया कि आपके घर मेरे लिए क्या सोच रखी जाती है। कौशल्या गुस्सा करते हुए बोली। शारदा ने बात संभालते की कोशिश करते हुए हाथ जोड़कर कहा, ताई ऐसी कोई बात नहीं है, आशना को अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। शारदा की बात सुनकर कौशल्या आशना के पास जाकर उसे गुस्से में घूरते बोली, कितनी तेज लड़की है ये। कौशल्या ने
शारदा की ओर देखकर पूछा, इसी से अधीर की शादी होने वाली है ना? कौशल्या की बात सुनकर शारदा जी ने हाँ में सिर हिलाया। कौशल्या को अपने सामने देख आशना बोली, मुझे सब पता है, आप अदिति दीदी पर बहुत जुल्म करती हैं। आशना की बात सुनकर अदिति और भी ज्यादा घबरा गई और जाकर अधीर के पास उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। अदिति को घबराते देख अधीर ने आशना को जोर से डांटते हुए कहा, बस चुप हो जाओ, अब तुम और कितना बोलोगी? अधीर को चिल्लाते देख आशना बोली, आप सभी मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से अदिति दीदी को तकलीफ में देखा है। आशना की बात सुनकर कौशल्या ने उसे डांटते हुए कहा, अभी घर में आई नहीं कि हुक्म करना चालू कर दिया महारानी ने। यह सुनकर अधीर ने आशना को चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर कौशल्या शारदा की ओर देखकर बोली, बहुत हो गया तमाशा, इस आशना ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी और आप लोगों ने इस लड़की को कुछ भी नहीं कहा। मैं अपनी बहू को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। कहते हुए वो अदिति का हाथ पकड़कर उसे साथ ले गई। शारदा ने कौशल्या को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। अदिति और कौशल्या के घर से बाहर चले जाने के बाद अविका सभी के बीच में बोली, अभी से आशना के ऐसे तेवर हैं, पता नहीं बाद में ये और कैसा रंग दिखाएगी। अविका की बात सुनकर अभिनव ने उसे डांटा और कहा, जब सिचुएशन समझ में ना आए कि कहाँ क्या बोलना है तब अपना मुंह बंद रखा करो। आशना जो कुछ भी कह रही है उसका ताल्लुक हमारी इकलौती बहन से है, समझी? ये सारी बातें सुन शारदा जी आग बबूला हो गई थी। शारदा जी ने आशना के पास जाकर कहा, खुश हो गई तुम शारदा निवास की शांति भंग करके? शारदा जी की बात सुनकर आशना ने अधीर की ओर देखा तो वो भी गुस्से से आशना को घूर रहा था। अधीर को गुस्से में देख आशना ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जब तक अदिति दीदी को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं चुप नहीं रहूंगी, और अगर अदिति दीदी दुख में रहेंगी तो मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी। आशना की बात सुनकर अधीर हैरान होकर आशना को देखने लगा और आशना भी शारदा निवास से बाहर चली गई। उसे बाहर जाते देख अविका ने शारदा जी की तरफ देखते हुए कहा, अभी रिश्ता हुआ नहीं कि लड़की रिश्ता तोड़ने की बात करने लगी। अविका की बात सुनकर अभिनव उसे घूरते हुए वहां से चला गया और अधीर भी भागकर आशना के पीछे चला गया। ये सब देखकर शारदा जी आग बबूला हो गई थी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए शारदा जी बोली, अगर आज आशना ने गड़बड़ नहीं की होती तो मेरी बच्ची मेरे साथ कुछ दिन और रह लेती। और उधर अधीर आशना के पीछे चला गया था। अजीब लोग हैं, अपनी बेटी की तकलीफ को देखकर भी अनजान बने हुए हैं। आशना पैदल बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी। वो काफी गुस्से में थी। अधीर ने जाकर आशना का हाथ पकड़ लिया। आशना गुस्से में बोली, छोड़ो मेरा हाथ। अधीर आशना के करीब जाकर बोला, मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है तुम्हारा हाथ, समझी तुम? आशना अधीर से खुद को छुड़ाते हुए बोली, जब तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे पीछे क्यों आए? आशना की बात सुनकर अधीर बोला, तुम्हें समझाने आया हूँ, घर पर मेरे अलावा तुम्हें किसी से मतलब रखने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? आशना बोली, ये कैसी बात कर रहे हो? अदिति दीदी आपकी सगी बहन है और आप उन्हें परेशानी में कैसे छोड़ सकते हो? फिर अधीर ने कहा, अगर अदिति दीदी परेशानी में होती तो वो हमें अपनी परेशानी जरूर बताती, और उन पर यकीन नहीं करके मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ? अधीर की यह बात सुनकर आशना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, जब हमारे बीच यकीन जैसी कोई चीज ही नहीं तो हम ये शादी के बंधन में क्यों बंधने जा रहे हैं? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। इसके पहले कि आशना कुछ और कह पाती, अधीर ने आशना को कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपने अतीत से बाहर आया और अपनी जिंदगी जीने लगा। अगर अब तुम शादी के लिए मना कर दोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाले अधीर की आंखों में आंसू देख आशना बोली, अगर मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं तुम्हें? अदिति दीदी तकलीफ में है। अधीर बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। घर वालों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि अदिति दीदी तकलीफ में है? यह सुनकर आशना बोली, मुझे 3 घंटे का समय दो, मैं प्रूफ के साथ तुमसे आकर मिलूंगी। अधीर ने आशना के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, वैसे क्या करोगी तुम? आशना मुस्कुराते हुए बोली, बस ये समझ लो कि तुम्हारे सामने सच्चाई लाकर ही तुमसे मिलूंगी। कहकर वो वहां से चली गई। आशना अपने घर जा रही थी कि इसी बीच आशना का मोबाइल बजा। फोन मीरा का था। वो शिकायती लहजे में बोली, अनु दीदी आप तो हम लोगों को भूल ही गए, मिलना ही बंद कर दिया आपने। उसने जवाब दिया, नहीं मीरा ऐसा नहीं है। उससे बात करते हुए आशना के मन में एक बार फिर खुराफाती आइडिया आया। उसने मीरा से कहा, मीरा क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मीरा बोली, क्या? अनु दीदी ये भी कोई पूछने की बात है, बताइए क्या काम है? उसने मीरा को अदिति के बारे में सारी बात बता दी और मीरा से कहा, जैसा मैंने तुम समझाया है वैसा ही हम करेंगे, ठीक है? मैं आश्रम जाती हूँ। और इधर दूसरी तरफ सुदीप ने मनीष जी को फोन लगाया और कहा, नमस्कार सिसोदिया जी, कैसे हैं आप? मनीष जी ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फिर सुदीप जी ने जवाब दिया, परमिशन के चक्कर में थोड़ा परेशान हूँ। सिसोदिया जी अब तो हम होने वाले समधी हैं, अब तो परमिशन अप्रूव करवा दीजिए। अपनी बेटी के लिए लोग क्या नहीं करते, मैं तो बस एक अप्रूवल ही चाहता हूँ आपसे। कहते हुए सुदीप जी हंसने लगे। सुदीप जी की बात सुनकर मनीष जी परेशान होते हुए बोले, जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर सुदीप जी ने मनीष जी से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आप कोशिश नहीं बल्कि पूरा काम ही कर देंगे। जी ठीक है सिसोदिया जी, मैं फोन रखता हूँ। कहकर सुदीप जी ने फोन कट कर दिया।
सुदीप से बात करने के बाद मनीष जी परेशान होकर बैठे थे कि तभी मनीष के लिए चाय लेकर सुमित्रा जी आई और उनको परेशान देखकर बोली, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सुमित्रा को देखकर वो बोले, परेशानी की तो बात है। सुमित्रा ने उनसे सवालिया नजर में पूछा, कैसी परेशानी। सुमित्रा की ओर देखते हुए मनीष जी ने कहा, सुदीप जी का फोन आया था उसी काम के सिलसिले में। मुझे यह डर है कि कहीं मेरी ईमानदारी मेरी बेटी की जिंदगी का कांटा ना बन जाए। मनीष जी की बात सुनकर सुमित्रा जी बोली, आप साफ साफ कह क्यों नहीं देते उनसे। यह सुनकर वो झल्ला कर बोले, कई बार तो कह चुका हूँ सुमित्रा, अब समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। आखिर वो हमारे होने वाले समधी हैं और आशना हमारी इकलौती बेटी है। और उधर आशना आश्रम पहुंच चुकी थी। आश्रम से रिपोर्टर के गेटअप में मीरा और आशना निकल ही रही थी कि तभी वार्डन मैम ने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो। फिर आशना की तरफ देखकर वार्डन मैम ने आशना से पूछा, तुम कब आई। आशना ने मीरा की ओर देखते हुए वार्डन मैम से कहा, अभी अभी आई थी, कोई जरूरी काम है इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। कहते हुए मीरा और आशना आश्रम से बाहर जाने लगी। वार्डन मैम ने मीरा के हाथ में माइक देकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों किसी का इंटरव्यू लेने जा रही हो। बिल्कुल न्यूज़ रिपोर्टर की तरह तैयार हुई हो दोनों। आशना ने बात संभालते हुए कहा, हमने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है, बस हम वहीं जा रहे हैं। हम पहले से ही लेट हो गए, अभी हम जल्दी में हैं, बाद में आकर बात करते हैं। कहते हुए आशना और मीरा जल्दी से आश्रम से बाहर निकल गए। और इधर कौशल्या अदिति को डांटते हुए बोल रही थी, मनहूस कहीं की, अभी तक बेटा पैदा नहीं कर पा रही और मेरी बुराइयां करती घूम रही है। कौशल्या की बात सुनकर अदिति चुपचाप खड़ी हुई थी। इसी बीच डोरबेल बजी। कौशल्या ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने आशना और मीरा न्यूज़ रिपोर्टर के गेटअप में खड़ी हुई थी। आशना को कौशल्या नहीं पहचान पाई क्योंकि आशना ने मेकअप से अपने चेहरे और बालों का दूसरा ही लुक दे दिया था। कौशल्या ने देखकर सवालिया नजरों से पूछी, आप लोग कौन हैं। आशना ने कहा, हम न्यूज़ रिपोर्टर हैं और सास बहू के रिलेशन पर छोटे मोटे वीडियो क्लिप्स तैयार करते रहते हैं। हमें आपके पड़ोस से पता लगा कि आप बहुत ही अच्छी सास हैं और अपनी बहू को अपने काबू में करके रखती हैं, इसलिए हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कौशल्या फूली नहीं समाई। कौशल्या ने मीरा और आशना से कहा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना। अंदर आते ही आशना की नज़र सहमी हुई अदिति पर पड़ी जो कि लिविंग रूम में पहले से मौजूद थी। अदिति को देखकर आशना ने कौशल्या से कहा, यही है क्या आपकी बहू। कौशल्या ने मुंह बनाकर कहा, हाँ यही तो है, आप लोगों के आने से पहले मैं इसे डांट ही लगा रही थी। यह सुनकर मीरा और आशना एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर आशना बोली, क्यों डांट लगा रही थी आप अपनी बहू को। इसी बीच मीरा ने अपने पर्स में रखा हुआ कैमरा ऑन कर दिया और कौशल्या की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इन सब बातों से बेखबर कौशल्या बोलना चालू करी। आजकल की बहू को छूट नहीं देनी चाहिए क्योंकि इन्हें जरा भी छूट मिले तो ये अपने मायके में जाकर सास की बुराइयां करने लगती हैं। वहीं अदिति खड़ी होकर चुपचाप अपनी सास की बात सुन रही थी कि आशना कौशल्या जी से बोली, आपकी बहू के कितने बच्चे हैं। इस सवाल पर कौशल्या तमतमाते हुए बोली, एक भी बच्चे नहीं है इसके। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसका अबॉर्शन करवा दिया। जांच कराने से पता लग गया था कि बेटी होने वाली है, बस फिर क्या था, मैंने उसे पैदा होने से पहले ही मरवा दिया। कौशल्या की यह बात सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ गए। आशना ने कहा, ठीक है कौशल्या जी, अब हम चलते हैं, आपके पड़ोस की और भी सास लोगों के इंटरव्यू लेना है। यह कहकर आशना और मीरा कौशल्या के घर से बाहर निकल गए। कौशल्या के घर से बाहर निकलने के बाद मीरा बोली, अनु दीदी, यह तो बिल्कुल फिल्मों वाली सास की तरह है जो अपनी बहू को तंग करती है। अदिति दीदी भी चुपचाप इनकी बातें सुन रही थी। इस पर आशना ने जवाब दिया, हम अदिति दीदी की मदद करने के लिए तो न्यूज़ रिपोर्टर बनकर आए थे, अब देख इस वीडियो को मैं कहां से कहां पहुंचाऊंगी। मीरा को ऑटो करवाकर आशना ने वापस आश्रम भेज दिया और खुद उस वीडियो को लेकर आशना शारदा निवास पहुंच गई जहां पहले से ही अधीर मौजूद था। आशना के शारदा निवास में पहुंचते दरवाजा शारदा जी ने खोला। आशना को देखकर शारदा जी गुस्से में बोली, तुम अब कौन सा तमाशा करने आई हो शारदा निवास में। आशना ने ठान लिया है अधीर की बहन अदिति की मदद करने का। क्या वो अपने मकसद में कामयाब होगी। क्या होगा मित्तल मेंशन में जब आशना अदिति की सास का वीडियो दिखाएगी। जानने के लिए सुनते रहिए है तुझे भी इजाज़त, कुछ नफरत कुछ प्यार से भरी कहानी ऑनलाइन रिश्तों की कहानियाँ पर। और हाँ, जाने से पहले कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी एपिसोड्स और कहानियाँ आप सुन सकें। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी में रुचि रखने वाले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय देते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कहानी एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। तो फिर मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।